ग्रीटिंग्स टू ऑल। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डेवलपमेंट स्टेट, विकासवादी राज्य। इसमें फोकस रहेगा इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, मीनिंग और प्राइमरी फोकस रहेगा फंक्शंस ऑफ द स्टेट। और साथ ही साथ डिस्कस कर लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण हमें जो डेवलपमेंट स्टेट है उनका सक्सेस देखने को मिलता है ऑल ओवर द वर्ल्ड कई सारे देशों में। तो बहुत सारे व्यू पॉइंट है रिगार्डिंग स्टेट, यानी कि जो देश है उसके बारे में अलग अलग विचार हमें देखने को मिलते हैं। कईयों का मानना है कि जो स्टेट होती है इट इज एन इविल, ये राज्य एक बुराई होती है। कईयों का मानना है राज्य एक आवश्यक बुराई होती है जिसका जो मेन फोकस है टू मेंटेन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, कुछ खास उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति के लिए देश हमें देखने को मिलते हैं। जो मार्क्सवादी है उनका मानना है कि जो देश होते हैं एक साधन होते हैं जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी कि अमीरों के द्वारा गरीबों का शोषण जो है वो देखने को मिलता है। और कई ऐसे विचार हैं जिनका मानना है कि जो स्टेट होते हैं, देश होते हैं, वो एक होती है संस्था ऑफ पब्लिक वेलफेयर। लोक भलाई का काम जो है वो राज्य के द्वारा होता है, यानी कि फेवर ऑफ डूइंग मैक्सिमम फंक्शन बाय इट, यानी कि मैक्सिमम फंक्शन जो होते हैं वो राज्य के द्वारा होते हैं। जो डेवलपमेंट थ्योरी है विकासवादी राज्य, इसका जो विचार है वो यही है कि जो डेवलपमेंट होगी देश की या देश में रहने वाले लोगों की, या फिर बोले कि जो डेवलपमेंट के फंक्शंस होंगे वो मैक्सिमम स्टेट के द्वारा ही परफॉर्म किए जाएंगे। तो मेन इसका जो फोकस रहता है डेवलपमेंट स्टेट का वो यही है कि मैक्सिमम फंक्शन किसी इंडिविजुअल के द्वारा नहीं बल्कि स्टेट के द्वारा ही परफॉर्म होते हुए हमें देखने को मिलेंगे। डेवलपमेंट स्टेट की उत्पत्ति। तो जो डेवलपमेंट स्टेट का कंसेप्ट है काफी पुराना है, हमें काफी लंबे टाइम से ये कंसेप्ट देखने को मिलता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये कंसेप्ट जो है इंडिविजुअल से काफी लंबे टाइम से एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है। जो जे एच मिटलमैन है उनका मानना है कि डेवलपमेंट इज द इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू मेक रैशनल यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उनका मतलब इस तरीके से इस्तेमाल हो जहाँ पे जो सोशल एंड है उसकी फुलफिलमेंट हमें देखने को मिले। तो हम देख सकते हैं कि 17 16 सेंचुरी वाला टाइम पीरियड इस तरीके से का था जहाँ पे कैपिटलिस्ट क्लास जो थी काफी फ्लरिश हो रही थी, आगे प्रमोट हो रही थी। तो उनके जो इंटरेस्ट है वही प्राइमरली फोकस में थे, और ऐसे में हमें देखने को मिलता है कि जो मजदूर वर्ग था उनके जो इंटरेस्ट है उनके हितों की रक्षा करने वाला वहां पे कोई नहीं था, क्योंकि जो ओपन मार्केट है, कैपिटलिस्ट क्लास है, ये एडवोकेट करते हैं, वकालत करते हैं ओपन कंपटीशन की। ओपन कंपटीशन को हम लेसिस फेयर के नाम से भी जान सकते हैं। लेसिस फेयर कंसेप्ट या विचार को एडम स्मिथ ने कॉइन किया था, जिसका मतलब होता है लीव द मैन फ्री, यानी कि एक इंडिविजुअल जिस तरीके से व्यापार करना चाहता है, अपना इंटरेस्ट जो है, अपना कामकाज करना चाहता है, उसको पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। मगर इसका नतीजा ये निकल के आता है कि जो मजदूर वर्ग था, गरीब वर्ग था, उसका एक्सप्लोटेशन बड़े स्केल पे होता है, और जिसका नतीजा था मार्क्सिज्म, यानी कि मार्क्सवाद का विचार जो है हमें देखने को मिलता है। मार्क्सवाद में बात की जाती है डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि जो पूंजीवाद है उसको पूरी तरह से खत्म कर दो, या फिर डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट की बात की जाती है। यानी कि जहाँ पे पूंजीवाद फैला हुआ है वहां पर जो तानाशाही है वो प्रोलिटेरिएट क्लास की होगी, यानी कि मजदूर वर्ग की होगी। और इन दोनों के विपरीत हमें देखने को मिलता है आगे, मतलब जो 19 सेंचुरी का एंड वाला टाइम पीरियड और 20th सेंचुरी के शुरुआत में हमें देखने को मिलता है वेलफेयर स्टेट, यानी कि कल्याणकारी राज्य, जहां पर इंडिविजुअल का जो वेलफेयर होता है उसको मेन फोकस किया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे देशों को आज़ादी मिलती है उपनिवेशवाद से, साम्राज्यवाद से, यानी कि बहुत सारे नए देश हमें देखने को मिलते हैं। और ये सारे देश जो थे उनकी जो हालात थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब देश आज़ाद हुए तो उन्होंने अलग अलग मॉडल्स अपनी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किए। और भारत की अगर बात करें तो भारत ने 91 तक मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया, और ये जो सारे नए देश बने थे इनको यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी काफी अलग अलग तरीके से मदद समय समय पर मिलती रही।
और ये जो देश नए बने थे, इनकी जो कंडीशन थी, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो थी, एक बड़ी चिंता का कारण थी। पर कैपिटा इनकम जो थी, वो बहुत कम थी। जीडीपी देश की बहुत कम थी। लिविंग स्टैंडर्ड जो था, वो बहुत ही अ, दयनीय था। और ये जो सारे कंसेप्ट हैं, हम देखते हैं कि ये कहीं न कहीं डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए थे। और यहाँ से ही हम देखते हैं कि डेवलपमेंट स्टेट जो है, वो निकल के हमारे सामने आता है। डेवलपमेंट स्टेट का जो कंसेप्ट है, इसको कॉइन किया था कैमर्स जॉनसन ने 1982 में। हम बोल सकते हैं कि जो नए बने देश थे, जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का दौर देख चुके थे, वो ये नहीं चाहते थे कि अपने देश की जो इकोनॉमी है या पॉलिसीज है, उनको ओपन रखा जाए और दूसरे देशों को वो अपने देश में आके इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ करें। ऐसे में उन्होंने अपनी क्लोज इकोनॉमी ही रखी और ऐसे में जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट थे देश के, बड़ी इंडस्ट्री थी, वो देश के ही द्वारा चलाई गई। तो इस कंसेप्ट को कैमर्स जॉनसन ने इजाद किया, जो कि जापान के थे। जापानीज़ स्टेट जो है उस वक़्त मतलब अच्छे तरीके से ग्रो करती है, तो इसीलिए जापान जो है उसको डेवलपमेंट स्टेट के कंसेप्ट से जोड़ा गया। बाद में बहुत सारे और भी थिंकर ने मतलब इसको एडवोकेट किया, जैसे कि बेन फाइन, पीटर इवांस, लेफ्टविक, बीफ्रिट्ज। और मतलब जो स्टेट्स ही जो देश थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो डेवलपमेंट स्टेट जहाँ पे विकास हो रहा है, चल रहा है, या दूसरी तरफ रेगुलेटरी स्टेट्स। रेगुलेटरी मतलब संचालित करना या चलाना। ऐसे देश जहाँ पे विकास हो चुका है, एग्ज़ाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। और डेवलपमेंट स्टेट की बात करें तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दी गई है जापान की। बात करें अगर मीनिंग की तो यहाँ पर हम कैमर्स जॉनसन का व्यू पॉइंट जो है रिगार्डिंग डेवलपमेंट स्टेट उसको उठा के एज़ इट इज़ एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। कैमर्स जॉनसन का मानना है कि जो डेवलपमेंट स्टेट होती है, उसका जो मेन फ़ोकस होता है, वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर होता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग-अलग तरीके जो हैं, वो अपनाए जाते हैं। तो डेवलपमेंट स्टेट के बारे में हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट स्टेट वो होती है जहाँ पे एक देश का कंटिन्यूअसली इंटरवेंशन जो है देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच हमें देखने को मिलता है, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है देश की उसमें इसका निरंतर जो है गाइडेंस देश को दिया जाता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी काम जो है किया जाता है। मेन जो इसका फोकस टारगेट है वो यही रहता है। और इसके अलावा देश के जो बाकी फंक्शंस होते हैं, बाकी कामकाज होते हैं, वहाँ पे भी देश का जो है रोल हमें देखने को मिलता है। और डेवलपमेंट ऑफ लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल है, उसके भी विकास के लिए इसका रोल जो है वो हमें देखने को मिलता है। जो डेवलपमेंट स्टेट है, वो अमीर और गरीब के बीच जो गैप है, उसको खत्म करने के लिए निरंतर कोशिश करते हैं। ह्यूमन राइट वायलेशन जो है, उसको खत्म करने करने की कोशिश करते हैं। जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने की कंटिन्यूअसली एफर्ट्स होती हैं। और हम बोल सकते हैं कि जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज हो गई या फिर अमेरिका हो गया, वहाँ पर जो डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पर जो कंप्लीट ऑटोनॉमी है वो देखने को मिलती है, यानी कि कैपिटलिज्म वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। दूसरी तरफ अगर हम डेवलपमेंट स्टेट की बात करें तो वहाँ पर जो कंटिन्यूअस इंटरवेंशन है, जो बीच बचाव है, यानी कि जो रोल है स्टेट का, वो प्राइमरली देखने को मिलता है। यानी कि ये जो सारे एफर्ट्स हैं, देश की जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो देश के द्वारा किया जाएगा बजाए कि प्राइवेट एक्टर्स के द्वारा। अब हम शुरू करेंगे फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट स्टेट। ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो एग्रीकल्चर होता है किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है, खासकर जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट स्टेट के लिए। और आज के समय में हमें पता है कि हर एक देश जो है वो सेल्फ डिपेंडेंस के लिए काम करता है, यानी कि आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है, जहाँ पर जो फूड ग्रेन्स हैं, उनका रोल जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। हालाँकि हमें देखने को मिलता है कि कहीं कई देशों में मतलब एग्रीकल्चर नहीं देखने को मिलता, मगर बावजूद इसके भी देश जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं अपने देश में एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। और जो मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं, उनको देश में लाने की कोशिश करते हैं। और
देश में खेती जो है उसको शुरू करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी एग्रीकल्चर हो रहा है जिन देशों में, वहाँ पर इस तरीके के अरेंजमेंट किए जाते हैं ताकि जो खेती-बाड़ी है वो और आसानी से की जा सके। जो बीज होते हैं, फर्टिलाइज़र होते हैं, वो आसानी से देश के किसानों को उपलब्ध करवाए जाएँ और जो देश की सिंचाई होती है उसका अच्छे से विकास हो, एमएसपी जो होता है उसको फिक्स किया जाए और जो लोन है वो मतलब कम दरों पे सभी देश के किसानों को उपलब्ध करवाया जाए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चलाई जाती हैं जिसके बदौलत जो एग्रीकल्चर है वो मतलब और भी आसान हो सके। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास। तो जो भी डेवलपमेंट स्टेट होगी उसके लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो अच्छे स्तर पे होते हुए देखने को मिलनी चाहिए। तो इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि जो डेवलपमेंट स्टेट है वो स्पेशल अटेंशन देती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, न्यू टेक्निक्स जो है उनको लाया जाता है, उनका विकास किया जाता है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो जो डेवलप्ड टेक्निक्स होती है उनको दूसरे देशों से इम्पोर्ट भी किया जाता है और एफर्ट्स बनाई जाती हैं, की जाती हैं टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ गुड्स और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो कंपटीशन होता है, उसको प्रमोट किया जाता है अलग-अलग इंडस्ट्री में और जो इंडस्ट्रियल फेयर्स होते हैं, वो लगाए जाते हैं और अलग-अलग देशों को वहाँ पर बुलाया जाता है और जो इंडस्ट्री होती है, उनको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लैंड, लोन जो है, चीप रेट पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात। आज के समय में हम देखते हैं कि कोई भी देश अपने आप में सेल्फ रिलायंस नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। ऐसी सिचुएशन में उसको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जुड़ना ही पड़ता है। कहने का मतलब अगर मान लो कोई चीज़ देश में एक्स्ट्रा है तो उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, दूसरे देश में भेज के पैसे कमाए जा सकते हैं और अगर मान लो कोई चीज़ देश में नहीं है, तो उसको इम्पोर्ट करके दूसरे देश से अपने देश की जो ज़रूरत है, उसको पूरा किया जा सकता है। तो इसी के लिए देश में बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए देखने को मिलती हैं। इसी से जुड़ी हुई हम देखते हैं कि बहुत सारे एग्रीमेंट जो हैं, उसमें देश जो है शामिल होते हैं एंड डेवलपिंग स्टेट जो हैं, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ लीविंग द ट्रेड्स फ्री इन दिस फील्ड। जो डेवलपिंग देश होते हैं वो इस फील्ड में यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट फील्ड में जो ट्रेड है उसको मतलब ओपन मार्केट में पूरी तरह नहीं छोड़ सकते। वो इसको भी रेगुलराइज करना चाहते हैं, उसके लिए नियंत्रण करते हैं यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं उनको खुद वो तैयार करते हैं। बात की जाए अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें डब्ल्यूटीओ देखने को मिलता है जिसके कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट स्टेट होती हैं, वो भी अपने कुछ निश्चित रूल जो हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बना के रखती है। डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र का विकास। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े स्तर पे हमने काफ़ी सारे देशों में देखा और उसका नतीजा आता है कि जो अर्बनाइजेशन है वो बहुत तेज़ी से होता है और ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि जो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो मतलब अर्बन एरियाज़ में मतलब उनकी जो ज़रूरत है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ हो रही है और जब अर्बनाइजेशन होता है तो इन सभी के ऊपर हमें देखने को मिलता है एक्स्ट्रा बर्डन। तो एक्स्ट्रा बर्डन के कारण हम देखते हैं कि डेवलपमेंट जो स्टेट्स हैं, वो स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, हॉस्पिटल्स को के ऊपर काफ़ी सारा काम करती है। यानी कि बैलेंस बना के रखने की कोशिश करती है कि इनके ऊपर जो ओवरबर्डन पड़ा है, उसको किस तरीके से टैकल किया जाए, मैनेज किया जाए। इसके अलावा हम देखते हैं बाकी जो एरियाज़ होते हैं, जैसे कि स्लम्स की दिक्कत जो है, वो भी हमें देखने को मिलती है। जब शहरी एरिया में पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, तो अच्छे से अगर रहने के लिए ना मिले वहाँ पे, तो स्लम्स जो हैं, झुग्गी-झोपड़ियाँ जो हैं, वो हमें देखने को मिलती है। तरह-तरह के जो पॉल्यूशन है, वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सभी से निजात पाने के लिए भी जो डेवलपमेंट स्टेट है, काम करती है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास।
आज के समय में जैसा शहरी देश एरियाज का विकास हो रहा है, वैसा ही विकास की कल्पना जो है उम्मीद विलेज के एरियाज के लोग भी करते हैं। तो ऐसे में जो डेवलपमेंट स्टेट होती है, वो कोशिश करती हैं कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है, वो सभी एरिया में प्रोवाइड करवाया जाए, सीवेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए, अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पक्के मकान जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएँ। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रूरल डेवलपमेंट जो एक डिपार्टमेंट है, अलग से उसकी स्थापना की गई है और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो एक गैप है अर्बन और रूरल के बीच में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खत्म करने की कोशिश जो है की जाती है। डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन के साधनों का विकास। तो डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट जो है, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसको भी कंटिन्यूअसली डेवलप किया जाता है। और किसी भी देश के विकास के लिए ये ज़रूरी होता है कि वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो अच्छे स्केल के ऊपर डेवलप होना चाहिए। किसके लिए डेवलप होना चाहिए? लोगों के लिए, फिनिश्ड गुड्स के लिए, रॉ मटेरियल के एक जगह से दूसरी तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि किसी देश का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप होना चाहिए। बात करें अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर हमें रेलवे नेटवर्क, एयर सर्विसेज़, सी सर्विसेज़ जो है कंपेयर टू डेवलपिंग नेशंस हमें अच्छे देखने को मिलती हैं। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो डेवलप्ड नेशंस डेवलप हैं, उसका एक कारण ये भी है कि वहाँ पर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो काफ़ी अच्छे स्तर पे विकसित हमें देखने को मिलता है। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो किसी भी देश के लिए प्राइमरली डेवलपमेंट स्टेट के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर अच्छे से इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि बिना इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर डेवलप किए हुए कोई देश अच्छे से विकास नहीं कर सकता। और इसीलिए ये बोला जाता है कि जो डेवलपमेंट स्टेट है, उनके लिए ये मतलब एक पर्टिकुलर प्राइमरी फ़ोकस्ड एरिया होना चाहिए। हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी स्टेट्स जो हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए स्पेंड करती हैं ऐसे एरियाज़ के ऊपर जहाँ पर अभी तक काम नहीं हुआ। हम देखते हैं कि जो कोरोना की वैक्सीन आई है, वो बोल सकते हैं कि जो साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर साइंस के ऊपर जो इतना इन्वेस्ट हुआ है, उसी की बदौलत इतने शॉर्ट शॉर्ट टाइम पीरियड में हमें जो कोरोना की वैक्सीन हमें देखने को मिली है। प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज़, तो हर एक देश के पास चाहे कम या ज़्यादा हमें नेचुरल रिसोर्सेज़ देखने को मिलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज़ जो होते हैं, वो किसी देश के लिए वरदान की तरह होते हैं और हम देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज़ होना ही काफ़ी नहीं होता, उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना सबसे बड़ी बात होती है। तो जब इनका प्रॉपर कोई इस्तेमाल करता है, तो किसी देश के डेवलपमेंट के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। डैम्स अक्सर देखते हैं बनाए जाते हैं और जो इस्तेमाल है पानी का सही तरीके से किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड फ्रॉम द वाटर, जो कैनाल्स हैं वो बनाए जाते हैं टू इरिगेट द फील्ड। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है उसके लिए कोल और आयरन का रोल जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है। वातावरण की संभाल करना। तो आज के समय में हम देखते हैं कि दुनिया भर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, वो देखने को मिलती हैं। प्राइमरली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी जो पॉइज़नस गैसेज़ जो हैं, ज़हरीली गैसेज़ हमें वातावरण में देखने को मिलती है और जिसका नतीजा है कि जो वातावरण है, वो बहुत बड़े स्तर पे पॉल्यूट हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है, जिसके कारण हमें साँस लेने में दिक्कत आती है और हम देखते हैं कि ये जो कंटिन्यूअसली जो बीमारियाँ हैं बढ़ रही हैं, जिसके कारण जो आम इंसान की जो लाइफ़ है वो बहुत ही मुश्किल होई जा रही है। जो टेम्परेचर है धरती का वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ हो रहा है, जो ग्रीन हाउसेज़ गैसेज़ हैं, वो इंक्रीज़ हो रही है, जिसके कारण हमें देखने को मिलता है जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं और जो सी वाटर है, वो उसके कारण इंक्रीज़ हो रहा है और जो सी वाटर के आस-पास वाला एरिया जो है, सी शोर है, वहाँ पर जो
वाटर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना भी डेवलपमेंट स्टेट का एक बहुत बड़ा टास्क होता है। प्लानिंग तो जो प्लानिंग है, अलग-अलग देशों में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टारगेट जो हैं वो फिक्स किए जाते हैं और उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए जो साधन है, उनका आवंटन जो है वो हमें देखने को मिलता है। समय-समय पर जो प्लान्स होते हैं उनको इवैल्यूएट किया जाता है और इन इन केस अगर किसी तरह की कोई कमी पाई जाती है, तो उस कमी को दूर किया जाता है और उसके जगह सप्लीमेंट्री अरेंजमेंट यानी कि वैकल्पिक जो सिस्टम है वो उपलब्ध करवाया जाता है और जो कमी होती है उसको दूर किया जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्लानिंग होती है उनका बहुत प्रोमिनेंट रोल जो है हमें देखने को मिलता है। भारत जो है इसने भी जो प्लानिंग है 5 ईयर प्लान जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस अडॉप्ट किए थे और ये जो प्लान है 5 ईयर प्लान हमने यूएसएसआर से अडॉप्ट किया था और फिलहाल ये मतलब बंद हो चुके हैं, इसकी जगह पे आज हमें नीति आयोग भारत में देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कल्चर डेवलपमेंट स्टेट जो है, वो स्पेशल अटेंशन देती हैं डेवलपमेंट ऑफ कल्चर के लिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तरह-तरह के जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, वो चलाए जाते हैं। फेयर्स जो हैं, वो देखने को मिलते हैं, प्रदर्शनी देखने को मिलती हैं, जो संस्थाएँ हैं, उनकी स्थापना की जाती है। स्टूडेंट्स को उनके कल्चर को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग जो है, वो प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही साथ जो लिटरेरी चेयर होती है, वो स्थापित की जाती है यूनिवर्सिटीज़ में और जो विख्यात शख्सियतें होती हैं जिन्होंने अपने लिटरेचर में अच्छा काम किया है, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए अच्छा काम किया है, तो उनको जो स्टेट्स है वो मान-सम्मान देती हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि गुड लिटरेरी प्रोग्राम जो हैं अच्छे-अच्छे, उनको यूट्यूब, इंटरनेट, टेलीविज़न और भी माध्यम के ज़रिए सभी लोगों तक पहुँचाया जाता है। इंटर स्टेट कल्चरल प्रोग्राम जो है, वो ऑर्गनाइज़ करवाए जाते हैं सो दैट कि जो कल्चर है, उनको प्रमोट किया जा सके। टू क्रिएट सोशल हार्मनी सामाजिक शांति को बनाए रखना। हम देखते हैं कि हर एक देश में अलग-अलग कास्ट, धर्म, रेस और कलर वाले लोग हमें देखने को मिलते हैं। और कई बार तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी सोशल डिसहार्मनी हमें देखने को मिलती है। यानी कि जो शांति वाला माहौल है वो भी खराब होते हुए देखने को मिलता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ जब क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था रिसेंटली तो वहाँ पे जब मैच शुरू होते थे तो मतलब एक नी को नीचे लगा के अपना प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश करती थी टीम, जिसको बोला जाता था कि मतलब ब्लैक लाइव्स मैटर यानी कि जो व्हाइट एंड ब्लैक के साथ डिफरेंस हो रहा था अमेरिका में, उसका विरोध करने का एक ज़रिया जो था, ये चूज़ किया गया था। तो हम देखते हैं कि जो डेवलपिंग नेशंस है, वहाँ पर क्योंकि वहाँ पे सोशल बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा है और रिलीजियस फैंटासिज़्म भी देखने को मिलती है कि मतलब लोग धर्म के नाम पे बहुत कट्टर होते हैं और लोगों में मतलब जो शिक्षा है, वो अच्छे से अभी तक प्रमोट नहीं हुई। तो ऐसे सिचुएशन में जो सोशल हार्मनी बना के रखना एक सभी के लिए बड़े स्तर पे चैलेंज होता है। तो ऐसे में स्टेट्स क्या करती हैं कि ऐसे कानून बनाती हैं कि जो लोग जो सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब करते हैं, उनको पनिश किया जाता है। टू प्रोवाइड इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो आर्थिक सुरक्षा है वो प्रदान करना। तो जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं वहाँ पर ये बहुत ही बड़ा एक टास्क होता है कि कैसे देश के लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करवाई जाए। हम देखते हैं कि किसी देश की अगर डेवलपमेंट को जज करना है, विकसित देश किसको बोला जाता है? जहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है और जहाँ पे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होता तो उसको माना जाता है कि ये अभी मतलब डेवलपिंग नेशन है। तो मतलब जो डेवलपमेंट स्टेट्स होती है वहाँ पर देश जो है वो पूरी कोशिश करते हैं कि अपने देश के लोगों का जो लाइफ़स्टाइल है उसको सुधारने के लिए जो सैलरी वगैरह है वो अच्छी प्रोवाइड करवाई जाती है। रिटायर होने पे पेंशन जो है वो अच्छी प्रोवाइड करवाई जाती है। अदरवाइज़ सोशल सिक्योरिटीज़ की बात करें, वो भी प्रोवाइड करवाई जाती है। हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ सिक्योरिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा ओल्ड एज में सिक्योरिटी जो है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर मान लो कोई बीमार हो गया अपना
बीमारी का खर्च नहीं उठा सकता, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट उनके सपोर्ट में आती है। अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, तो वहाँ पे भी सरकार का रोल हमें देखने को मिलता है। कहने का मतलब जन्म से लेके मौत तक इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो सरकार होती है, देश होती है, उनके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। टू एनकरेज द एक्टिव रोल ऑफ पार्टिसिपेटरी इंस्टीट्यूशन, यानी कि वो संस्थाएं जो मतलब डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं, उनको प्रोत्साहन देना। तो हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारी संस्थाएं होती हैं और उनको दबाने का काम डेवलपमेंट स्टेट में नहीं होता, उनकी आवाज को दबाने का काम नहीं होता, बल्कि उनकी आवाज को बुलंद किया जाता है अलग अलग तरीके से। हम समाज में देखते हैं कि बहुत सारे संगठन ग्रुप होते हैं, जैसे कि इलीट ग्रुप्स होते हैं, क्लब्स, ट्रेड यूनियंस होती हैं, औरतों के बहुत सारे संगठन होते हैं, युवाओं के संगठन होते हैं, प्रेशर ग्रुप होते हैं, डॉक्टरों के, टीचर्स के, इंजीनियर्स के, रिटायर्ड एम्प्लॉइज के, साइंटिस्ट के, न जाने तरह-तरह के ग्रुप जो है समाज में हमें देखने को मिलते हैं। हम मान सकते हैं कि ये जो ग्रुप होते हैं इनफैक्ट एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो कमी रह जाती है उसको उजागर करने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये स्टेट के लिए एक तरीके से सपोर्टिव हैंड का ही काम करते हैं। इसीलिए जो स्टेट होती है या बोले कि डेवलपमेंट जो स्टेट होती है वो ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं उनको एनकरेज करने का काम करती है। बजाय कि अगर हम बात करें ऐसे देश जहाँ पर तानाशाही होती है, वहाँ पर ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने का काम नहीं किया जाता। डेवलपमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज, तो जो डेवलपमेंट स्टेट होती है वो ये भी कोशिश करते हैं कि वो दूसरे देशों के साथ अपने कूटनीतिक संबंध जो है उनको अच्छे बना के रखें, जो स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी है उसको निरंतर इम्प्रूव करते रहें। इसी के संदर्भ में हम देखते हैं कि जो देश होते हैं वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन करते हैं। एक देश की जो एम्बेसी होती है वो दूसरे देशों में स्थापित हमें देखने को मिलती है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो होते हैं, ट्रीटीज जो होती हैं, उनको वो मानते हुए हमें देखने को मिलते हैं। नो डाउट यूनाइटेड नेशन जो है वो सभी देशों को एक समान दर्जा देता है। मगर बावजूद इसके भी हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल एरेना है वहाँ पर सभी देशों को एक समान नहीं समझा जाता है। ऐसी सिचुएशन में सभी देशों के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि उनको अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे से बना के रखने पड़ते हैं। हार्मनी बिटवीन डेवलपमेंट एंड कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, तो देश हर कोई चाहता है कि वो वहाँ पर विकास हो, मगर उसके लिए उसको एक बड़ी अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ती है, यानी कि बहुत जगह पे उसको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। एग्ज़ाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं कि बड़े-बड़े डैम बनाए जाते हैं नदियों के ऊपर और collecting their water at one place and electricity is generated। इसके अलावा हम देखते हैं जो बैरन लैंड होती है, वहाँ पर सिंचाई जो है वो मतलब की जाती है। इसी तरीके से जो इंडस्ट्री है, उसको एस्टेब्लिश किया जाता है, मतलब ऐसी जगह पे भी एस्टेब्लिश किया जाता है जहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए लैंड जो है वो रिज़र्व होता है। और हाईवे जो है दे आर बिल्ट टू लिंक डिफरेंट स्टेट्स विद सी पोर्ट एंड रेलवे लाइन्स आर कंस्ट्रक्टेड। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि तरह-तरह की जो डेवलपमेंट है, हर कोई देश जो है करने की कोशिश करता है। मगर ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोगों के जो एक तरीके से जो हक होते हैं, उनको मतलब कॉम्प्रोमाइज़ भी किया जाता है। यानी कि एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मान लो नेशनल हाइवेज़ बनने हैं, स्टेट हाइवेज़ बनने हैं, अगर हम देखते हैं कि अच्छे मतलब फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करवाई जा रही है, रेलवे ट्रैक बनते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के घर जो हैं वो आ रहे हैं, तो ऐसे में उनको अल्टरनेटिव जगह जो है रहने के लिए दे दी जाती है। हालाँकि मतलब उनको अल्टरनेटिव जगह दी जाती है या कई बार उनको कैश प्राइज़ दे दिया जाता है, तो वो कई बार मतलब इससे संतुष्ट भी होते हैं, कई बार नहीं भी होते। मगर जो भी गवर्नमेंट का जो डिसीज़न आता है उनको मानना ही पड़ता है। मगर कई बार हमें देखने को मिलता है कि उनकी मतलब पूर्वजों की जगह जो होती है वो उनको कुर्बान करनी पड़ती है। वो मतलब कि कल्चरली बॉन्ड होते हैं, वो पर्टिकुलर प्लेसेस के साथ, बट बावजूद इसके भी उनको वो प्लेसेस जो है वो छोड़ने पड़ते हैं। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है, वो बहुत सारे कंप्रोमाइज़ भी साथ ही साथ माँगती है। आगे हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं
कि जो डेवलपमेंट स्टेट है, उसके जो फंक्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अ, बावजूद इसके भी हम मान सकते हैं कि और भी बहुत सारे काम हमें देखने को मिलेंगे जो स्टेट के ही होते हैं, जहाँ पर एक इंडिविजुअल साथ ही साथ प्राइमरी बेसिस के ऊपर जो स्टेट है मतलब उसका डेवलपमेंट, यानी कि देश का विकास जो है वो होता है। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो प्राइवेट एक्टर जो हैं उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू जो है वो नहीं दी जाती। स्टेट जो है वो बड़े सेक्टर के ऊपर कंटिन्यूअसली अपना होल्ड जो है, वो बना के रखती है। हम बोल सकते हैं कि कैपिटलिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के चांसेस नहीं दिए जाते। स्टेट पूरा अपना कंट्रोल जो है वो देश के ऊपर बना के रखती है और प्राइवेट सेक्टर को मतलब अपने कंट्रोल में रखते हुए हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट स्टेट है, आगे बढ़ती है। अब हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर विशेषताएं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक्टिव इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक फील्ड। जो भी किसी देश की इकोनॉमिक फील्ड होती है वहां पर हम देखते हैं कि डेवलपमेंट स्टेट की हस्तक्षेप होती है। कहने का मतलब जो देश की मार्केट होती है उसको ओपन नहीं छोड़ा जाता, यानी कि कैपिटलिज्म को प्रमोट होने का मौका नहीं दिया जाता। प्राइवेट सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होने का मौका नहीं दिया जाता, जैसा कि हम देखते हैं कि कैपिटलिस्ट स्टेट में अ, या एग्जाम्पल के तौर पे जहाँ पे कैपिटलिज्म प्रमोट होता है, वहाँ पर उनके ही द्वारा जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। कितनी जो सैलरी है, वेजेस हैं, एम्प्लॉइज़ को दी जाएँगे, उन्हीं के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं और जिसका नतीजा कई बार देखने को मिलता है कि एक्सप्लॉइटेशन जो है आम वर्ग का होते हुए हमें देखने को मिलता है। मगर डेवलपमेंट स्टेट क्या करती है कि जो इकोनॉमिक फील्ड होगी वहाँ पर अपनी इंटरवेंशन कंटिन्यूअसली बना के रखती है। साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि डेवलपमेंट जो स्टेट होती है वो इकोनॉमी जो देश की होती है उसको भी ग्रो करने के लिए कंटिन्यूअसली एफर्ट्स करती है। कॉमर्स जॉनसन का मानना है कि जो डेवलपमेंट स्टेट होती है वो एक्चुअली में स्टेट होती है जहाँ पर जो स्टेट है उसका मेन फोकस रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश की जो आर्थिक विकास है उसको फोकस करना और इसके लिए निरंतर जो कोशिश है वो जारी रहती है। तो कहने का मतलब जो देश की आर्थिक नीतियाँ होती है उसके लिए भी लगातार कोशिशें जो है वो होते हुए हमें देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अलग-अलग डायमेंशन जो है डेवलपमेंट की उसकी बात हो रही है, यानी कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही। डेवलपमेंट स्टेट में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, एजुकेशनल, कल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसी के ऊपर डेवलपमेंट स्टेट फोकस नहीं करती। इसके अलावा और भी बाकी एरियाज के ऊपर भी स्टेट डेवलपमेंट स्टेट की तरफ से फोकस जो है किया जाता है। अच्छी सेहत जो है, उसके लिए जो सर्विसेज़ हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जो कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वो अच्छा प्रोवाइड करवाया जाता है। अच्छा पीने का पानी जो है वो मुहैया करवाया जाता है। अच्छा जो एनवायरनमेंट है, वो भी स्टेट की ही तरफ से प्रोवाइड करवाया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव सोशल चेंज, सकारात्मक सामाजिक बदलाव। तो जो बदलाव होता है, ये प्रगति का नियम होता है। और जो मतलब डेवलपमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ चेंज। तो जो बदलाव है वो हमें निरंतर देखने को मिलेगा और जो बदलाव है इसको हम 2 रूप से देखते हैं। एक तो नेगेटिव चेंज होता है, एक होता है पॉजिटिव चेंज। तो जो डेवलपमेंट स्टेट होगी, वो क्या करती है कि जो नेगेटिव चेंज होता है, उसको वो रिजेक्ट करते हैं और जो पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव होता है, उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मान लो अ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मुहिम जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट ने चलाई हुई है, अगर इसको प्रमोट किया जा रहा है तो ये एक पॉजिटिव चेंज है, समाज के लिए अच्छा बदलाव है। दूसरी तरफ अगर मान लो ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति या बुराई जो है आज के समय में भी अगर कंटिन्यू रहती है, तो इसको हम मानेंगे कि ये एक नकारात्मक मतलब जो स्थिति है वो बनी हुई है, इसको दूर नहीं किया जा रहा। तो मतलब ऐसी कुरीति को भी बुराई को समाज से दूर किया गया है
तो ये अच्छी बात है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि सकारात्मक जो चेंज है, बदलाव है, उसकी वकालत की जाती है डेवलपमेंट स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ओरिएंटेड इलीट लीडरशिप। तो जो देश की इलीट का मतलब होता है खास वर्ग, यानी कि जो देश की जो लीडरशिप होती है, वो मतलब विकास को ही केंद्रित रखती है। मेन उसका जो फोकस है वो यही रहेगा कि जो देश का विकास है वो किस तरीके से हो। तो जो डेवलप्ड स्टेट होती हैं, जो विकसित देश होते हैं, वहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो प्रोग्रेस होती है वहां पर मतलब आज के समय में हमें प्रोग्रेस देखने को मिलती है। उसी का नतीजा है कि उनके पास सरप्लस वेल्थ है और मतलब अच्छी खासी टेक्निक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि उन्होंने ये सारा कुछ जो अचीव किया है, वो मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम में ही अचीव किया है। मगर जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट स्टेट की, तो डेवलपमेंट स्टेट जो है वो इंटरवेंशन की बात करती है स्टेट की, यानी कि जो भी देश में डेवलपमेंट होगी वो स्टेट के थ्रू ही होगी, बजाय कि प्राइवेट एक्टर के द्वारा। और मतलब जो डेवलपमेंट स्टेट का कंसेप्ट है, हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मतलब अच्छे से फ्लरिश होते हुए देखा देखा है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंट, एफिशिएंट, कमिटेड, पावरफुल एंड ऑटोनमस लीडरशिप। जो देश की लीडरशिप है वो एकदम स्वतंत्र होनी चाहिए। जो भी निर्णय उनके द्वारा लिए जा रहे हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, किसी के दबाव में आके नहीं लिए जाने चाहिए। वो काफी एफिशिएंट होने चाहिए, यानी कि कुशल होने चाहिए। वो काम मतलब बहुत जल्दी से करने वाली उनकी शख्सियत होनी चाहिए। कोई काम करने में वो बहुत ज्यादा समय ना ले। और कमिटेड होने चाहिए, जो एक बार उन्होंने सोच लिया तो वो उनको करना ही चाहिए। पावरफुल होने चाहिए। ऑटोनमस लीडरशिप होनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे देश की जो ब्यूरोक्रेसी होती है, तो जो देश की ब्यूरोक्रेसी है उनकी जो नेचर है वो नॉन पॉलिटिकल होनी चाहिए, यानी कि बिना किसी भेदभाव के उनको काम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है गुड गवर्नेंस। तो जो डेवलपमेंट स्टेट है उसके लिए जरूरी होता है कि वो गुड गवर्नेंस का सहारा ले। तो प्रेजेंट पीएम जो है वो वकालत करते हैं कि मैक्सिमम गवर्नमेंट एंड मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि जो आपको फैसिलिटीज दी जा रही है सरकारों के द्वारा वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। और जो सरकार होती है उसका जो हस्तक्षेप है वो कम से कम होना चाहिए। तो इसीलिए जो कोई भी देश होता है उसके द्वारा जो दी जा रही फैसिलिटीज है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन का भी मानना है कि एक अच्छी और काबिल जो लीडरशिप होती है वो देश के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होती है। जिन देशों में हमें अच्छे स्तर पे विकास नहीं देखने को मिलता, कहीं ना कहीं वहाँ पे जो कारण है वो यही देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो लीडरशिप है वो अच्छी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट कंट्रोल्ड ओपन इकोनॉमी। तो जो देश की जो इकोनॉमी होती है वो स्टेट के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। 1991 का जो टाइम पीरियड था वहां पर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत बड़े बदलाव होते हैं जब सोवियत यूनियन का विघटन हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो भारत में भी हम देखते हैं कि उस वक्त बड़े बदलाव होते हैं। तो कहने का मतलब लिबरलाइज पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जाता है बहुत सारे देशों के द्वारा। प्राइवेटाइजेशन जो था, निजीकरण बहुत बड़े स्तर पे पूरी दुनिया में प्रमोट होता है। ग्लोबलाइजेशन का दौर हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में जब एलपी रिफॉर्म्स पूरी दुनिया में होते हैं तो बहुत सारे देशों ने ओपन इकोनॉमी की और इसका उन्होंने बड़े स्तर पे फायदा भी उठाया, सिवाय कि कम्युनिस्ट देशों के अलावा। और बाद में हम देखते हैं कि जो कम्युनिस्ट देश थे उन्होंने भी ओपन इकोनॉमी का फायदा उठाया। तो जो डेवलपमेंट स्टेट हैं उनको भी चाहिए कि वो जो देश की इकोनॉमी है उनको ओपन करे, मगर एट द सेम टाइम ओपन करने के बावजूद भी जो देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर नियंत्रण जो है वो स्टेट का रहना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी राइट्स। तो जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, मानवता के अधिकार, अल्पसंख्यक के अधिकार, ये भी डेवलपिंग स्टेट्स के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं, क्योंकि कोई भी देश जो अभी विकासशील देश की श्रेणी में है उनके लिए ये जरूरी है
कि देश के लोगों को संतुष्ट किया जाए जब बात आती है उनके अधिकारों की। अगर मान लो अधिकार नहीं दिए जा रहे, दैट मीन्स कि वहाँ पे लोग जो है वो सैटिस्फाइड, संतुष्ट अपने देश के द्वारा नहीं होंगे। तो सरकारों की यहाँ पे ज़िम्मेवारी बनती है कि ऐसे नियम, कायदे, कानून बनाए जाए कि अगर मान लो कोई भी व्यक्ति जो देश के कानून है उनको वायलेट करता है, उनका उल्लंघन करता है और किसी के मतलब जो अधिकार है उनके खिलाफ जाके कोई काम करता है, गतिविधि करता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन डेवलपमेंट स्टेट। तो जो डेवलपमेंट स्टेट होती हैं, वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, अलग-अलग तरह के इंस्टीट्यूट होते हैं, उनका जो रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम कैसे इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं? एग्ज़ाम्पल के लिए इंटरेस्ट ग्रुप हो गए, प्रेशर ग्रुप हो गए, दबाव समूह हो गए, एनजीओज़ हो गई। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। तो इनको एक तरीके से प्रमोट करने का काम करना चाहिए सरकारों के द्वारा। जो डेवलपमेंट स्टेट होती है वो यही करती है कि इनके जो मतलब आवाज़ होती है उसको कंट्रोल नहीं करती। इनको मतलब जो भी इनकी आवाज़ होती है उसको बुलंद करने का पूरा एटमॉस्फेयर इनको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो एक तरीके से समझा जाता है कि ये जो स्टेट होती है उसके उसके इंटरेस्ट जो होते हैं उनको ही इनडायरेक्टली प्रमोट करने का काम करती है। देन लिमिटेड रोल ऑफ द स्टेट इन द एरियाज वेयर मार्केट फोर्सेस वर्क। तो जहाँ पे मार्केट फोर्सेस हमें देखने को मिलती हैं, यानी कि नॉन स्टेट एक्टर जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल एंटिटीज हमें काम करते हुए देखने को मिलती हैं, वहाँ पे जो स्टेट का रोल है वो लिमिटेड होना चाहिए। तो 1990 का जो दशक था, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े बदलाव हुए। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थे, उदाहरण के लिए वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। तो इनके द्वारा मतलब बड़े बदलाव जो थे सुझाए गए, या जिसको नाम दिया जाता है वाशिंगटन कंसेंसस। तो वहां पे मतलब ओपन इकोनॉमी को प्रमोट किया गया है, यानी कि इस तरीके के बदलाव थे जहां पे ओपन मार्केट के हितों की बात की गई, जिससे कि मतलब अलग अलग देशों को फायदा पहुंच सकता था। तो ये जो हित हैं इनको भी प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इससे भी अल्टीमेटली जो देश है उनको फायदा हो सकता है, मगर एट द सेम टाइम जो डेवलपिंग स्टेट है उनको अगेन अपना जो कंट्रोल है वो हमेशा ही बना के रखना चाहिए। कंक्लूजन में हम बात कर सकते हैं कि ये टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें एक चीज क्लियर होती है कि ये जो डेवलपमेंट स्टेट है, ये मतलब इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है उनके ऊपर प्राइमरी फोकस करता है। एट द सेम टाइम बाकी भी जो डायमेंशंस है उसके ऊपर भी इसका फोकस रहता है। और हम साथ ही साथ देखते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसके मतलब बिल्कुल अपोजिट जाके काम करते हुए देखने को मिलता है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जहाँ पूंजीवाद सिस्टम में ओपन मार्केट को फेवर किया जाता है और स्टेट का जो रोल होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट स्टेट की, विकासवादी राज्य की, तो वहां पर देखने को मिलता है कि जो जो भी फंक्शंस होते हैं स्टेट के द्वारा ही मैक्सिमम किए जा रहे हैं, यानी कि जो ड्यूटीज हैं मैक्सिमम स्टेट की ही तरफ से डिस्चार्ज होते हुए हमें देखने को मिलती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। हैव अ गुड डे।